Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा जी, today we are going to discuss chapter number 8, extrinsic causes of invalidity, गरर। इससे पहले हम ये पढ़ के आए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है और कौन सा इर्रेगुलर होता है। हमने कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की असल होते हैं, और इसी तरह उसका दूसरा पार्ट होते हैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का वसफ होते हैं। इंटरनल एट्रीब्यूट्स की सारी डिबेट हम पीछे पढ़ा है कि उसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट की असल होता है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेलर एंड बायर। इसी तरह सब्जेक्ट मैटर, जिस कमोडिटी के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो चीज़, उनसे मुतालिक जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी पिछले के चैप्टर्स में हम डिस्कस कर ली। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट की जब असल ठीक हो, यानी कि इंट्रिंसिक उसके एट्रीब्यूट्स ठीक हों और एक्सट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स भी ठीक हों, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की इंटरनल एट्रीब्यूट्स ठीक हों, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जब हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि भाई उसके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी ठीक है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट भी आकिल बालिग हैं, उनमें कोई मसला नहीं है, और ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी बगैर किसी मजबूरी के लिया गया है, और इसी तरह सब्जेक्ट मैटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, कमोडिटी है जो कि हलाल है और लीगल है, उसके ऊपर कानून पर भी कोई पाबंदी वगैरह नहीं है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपके इंटरनल एट्रीब्यूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि कोई बाहर से ऐसी कंडीशंस तो नहीं लगी हुई कि जो इस्लाम में जायज़ ना हो। अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। अगर इंटरनल एट्रीब्यूट्स ठीक हों और एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम हो, बाहर से कोई ऐसी कंडीशन हो, बाहर से कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट इर्रेगुलर हो जाता है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एक्सट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स को कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है, उसमें से एक्सट्रिंसिक कॉजेज कौन से हैं। तो एक उसमें से कॉज है जो एक्सट्रिंसिक कॉज है, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को इर्रेगुलर करता है, इनवैलिड नहीं करता, ये याद रखना है। इर्रेगुलर कर देता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को फासिद कर देता है। उसमें से जो एक फैक्टर है वो है गरर, जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो गरर की डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स ने उसकी जो डेफिनेशन की वो डिफरेंट है। इमाम सरख्सी ने जो इसको डिफाइन किया, इमाम सरख्सी कहते हैं कि गरर टेक्स प्लेस वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन रिमेन अननोन। यानी कि गरर एक ऐसी सिचुएशन का नाम है कि जब किसी भी मुआहदे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स आपके सामने ना रहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, आपने ख़रीदा तो क्या ख़रीदा, आपने बेचा तो क्या बेचा। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को कोई चीज़ बेचता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये लो जी मैंने अपनी गाड़ी बेची, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस अननोन है। वो कैसे? क्योंकि मैंने प्राइस का नहीं बताया, गाड़ी तो बता दी। अच्छा जी, मैंने आपको 20 लाख में बेची, अगेन कॉन्सिक्वेंसेस ट्रांजैक्शन के अननोन है, वे आपने 20 लाख में क्या बेचा। तो ये सिचुएशन कि जहां पर बूझो तो जाने वाली सिचुएशन बन जाती है कि आपको बूझना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि क्या कुछ हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कहते हैं कि ये गरर है, अनसर्टेनिटी है। अच्छा, इसी तरह इब्न हज़्म ज़ाहिरी, उन्होंने भी इसी तरह डिफाइन किया कि गरर इज ए सेल, गरर in sales occurred where the purchaser does not know what he has bought and the seller does not know what he has sold. तो अगेन वही वाली बात, अल्लामा इब्न आबिदीन शामी, जिन्हें फतावा शामी भी जिनकी किताब को कहा जाता है, और उनकी किताब को ये फतावा शामी के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है, रद्दुल मुख्तार उसे कहते हैं। अच्छा, उसका उन्होंने क्या डिफाइन किया कि गरर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल। किसी कमोडिटी की एग्जिस्टेंस ही अनसर्टेन हो के पता नहीं वो, मिसाल के तौर पर मेरी ये मशीन है, ये बर्गर बनाती है, अब मैं इसमें से इंग्रेडिएंट्स डालूंगा, जो बर्गर बन के आएगा वो आपका।
अब पता नहीं ये बर्गर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। गाय के पेट में जो बछड़ा है वो बेचा, अब पता नहीं गाय का पेट में जो बछड़ा है वो जिंदा भी पैदा होगा कि नहीं होगा। तो ये अनसर्टेनिटी है। तो मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने उसको मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन किया। अल्लामा सनहूरी ने सबको एक साइड जमा करके वो कहते हैं कि इन हिज व्यू, वो कहते हैं कि द व्यू दैट लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ गरर कॉन्ट्रैक्ट। कि लैक ऑफ नॉलेज वाली सिचुएशन जब आ जाए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि ये गरर है। अब लैक ऑफ नॉलेज से मुराद उनकी क्या है, वो कहते हैं कि भाई मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेज हैं। व्हेन इट इज नॉट नोन वेदर द सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट, वही वाली बात कि गाय के पेट में बछड़ा आपको बेचा, पता नहीं वो बछड़ा जिंदा भी होगा कि नहीं। समंदर में या दरिया में तैरती हुई मछली आपको बेची, पता नहीं आप मछली पकड़ पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर का इशू है। अच्छा, इफ इट एग्जिस्ट एट ऑल वेदर इट कैन बी हैंडेड ओवर टू द बायर, अगेन वही समंदर में तैरती हुई मछली एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अंदाजा नहीं है कि पकड़ भी पाएंगे कि नहीं। When want of knowledge affect the identification of the genus or the species of the subject matter, जब आप कहें कि मैंने आपको जानवर बेचा, तो कोई पता नहीं है कि आपने घोड़ा बेचा, बकरी बेची, गाय बेची, क्या बेचा। तो अगेन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि वांट ऑफ नॉलेज है, बूझो तो जाने। वांट ऑफ नॉलेज का मतलब है बूझो तो जाने, ऐसी कैफियत पैदा होती है तो हम कहते हैं ये गरर है। When it affects its quantum, identity or necessary conditions, क्वांटम का मतलब यही है कि भी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें एसेट की क्वांटिटी का पता नहीं है। चलो जी मैंने आपको गंदम बेची, भी कितने किलो गंदम बेची। चलो जी मैंने आपको टेलीविजन बेचे, कितने टेलीविजन बेचे। तो ये आपने वहां पर ये चीजें अननोन रही। When it relates to the date of the future performance, जी मैं आपको जो चीज बेच रहा हूँ ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ये भी पता नहीं है कि वो फ्यूचर में परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, हमें तो अभी का बताओ। तो ये वाले सारी सिचुएशंस जो है गरर क्रिएट करती हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गरर। अच्छा, अब कुछ ज्यूरिस्ट हैं कि जिन्होंने कुछ फॉर्म्स को स्पेसिफाई करके पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए आसान कर दिया ताकि लोगों को पता चले कि गरर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर्म्स ऑफ गरर अकॉर्डिंग टू इब्न जुज़ी। इब्न जुज़ी जो है वो एक बहुत बड़े माल की ज्यूरिस्ट थे। उन्होंने कुछ 10 ऐसे केसेस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिखाए कि जिनके अंदर गरर है और वो इर्रेगुलर है। लेकिन मालकिया के नज़दीक इरेगुलर नहीं होते, मालकिया के नज़दीक तो इनवैलिड ही हैं, अहनाफ के नज़दीक इरेगुलर बनते हैं। डिफिकल्टी इन पुटिंग द बायर इन पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर सच एज सेल ऑफ अ स्ट्रे एनिमल और अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग व्हेन मदर इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल। वो कहते हैं कि भी आप जब एक ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा मुआहदा करते हो कि जिसके अंदर बायर के लिए मुश्किल हो जाता है कि भी वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पोजेशन ले। आप जिस तरह कहते हैं ना कि सेलर कहे जी मेरा भागा हुआ जानवर, मेरी चोरी शुदा गाड़ी मैंने आपको बेची, तो बायर उसके ऊपर पोजेशन तो नहीं ले सकता। या आप कह देते हैं कि भी गाय के पेट में जो बच्चा है वो मैंने बेचा, सिर्फ बच्चा बेचा है, गाय तो नहीं बेची। तो बछड़ा जो है उसके पेट में पता नहीं वो जिंदा बचेगा कि भी नहीं। तो इब्न जुज़ी कहते हैं कि ये एग्जाम्पल है एक गरर की कि और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इनवैलिड होगा। लेकिन हनफियों के नजदीक ये इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है। वांट ऑफ नॉलेज विद रिगार्ड टू द प्राइस। अच्छा, इसी तरह बूझो तो जाने प्राइस में, जिसकी मिसाल पहले ही बताई मैंने आपको घड़ी बेची, प्राइस का पता नहीं है कितने की बेची, तो ये वांट ऑफ नॉलेज है कीमत के एतबार से। और द सब्जेक्ट मैटर, भाई मैंने आपको 10 लाख का बेचा, तो यहाँ पर वांट ऑफ नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर के एतबार से, यानी आपने 10 लाख का क्या बेचा, तो वांट ऑफ नॉलेज आ रहा है सब्जेक्ट मैटर में। सच एज द वेंडर सेइंग टू द बायर आई सेल यू व्हाट इज अंडर माय स्लीव, भाई मैंने आपको वो चीज बेची जो मेरी बाजू के नीचे है। सॉरी, तो मेरे बाजू के नीचे है। अब ये वाली बात जो है कि अंडर माय स्लीव्स, तो इस वजह से जो चीज दिखाई नहीं दे रही या मेरी मुट्ठी में जो बंद है मैंने आपको बेचा,
तो जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही तो उसके बारे में आप अनसर्टेन है कि भाई क्या चीज बेची और खरीदी जा रही है। इसी तरह want of knowledge with regard to the characteristics of the subject matter, such as the vendor saying to the potential buyer, I sell you a piece of cloth which is in my home. आप एक ऐसी चीज बेचते हैं कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी स्पेसिफिकेशंस आप के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है। मैंने आपको वो कपड़ा बेचा जो मेरे घर में है, भाई वो कपड़ा कौन सा है, हमें उसके आर्टिकल का नहीं पता, कितने मीटर है, किस कलर का है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं दिया। इसी तरह वो कहते हैं अदर एग्जांपल इज द सेल ऑफ एन आर्टिकल विदाउट द बायर इंस्पेक्टिंग और सेलर डिस्क्राइबिंग इट। बस मैंने आपको एक चीज बेची, अब ना बायर ने उसको देखा है ना सेलर ने उसको डिस्क्राइब किया है, तो ऐसी सेल भी इसी की एग्जांपल है कि वो मालकिया के नज़दीक, जमहूर के नज़दीक इनवैलिड है, लेकिन हनफियों के नज़दीक इर्रेगुलर है क्योंकि गरर है। अच्छा, वांट ऑफ नॉलेज विद रिगार्ड टू द क्वांटम और द प्राइस और द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सच as an offer to sell at today's price or the market price। मैंने आपको मार्केट प्राइस पे ये चीज बेची, कोई पता नहीं मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। इसी तरह want of knowledge regarding the date of future performance, such as an offer to sell when particular person enters room or when a particular person dies। भाई अगर बारिश हुई तो मैं आपको चीज बेचूंगा, अगर फलां बंदा आज कमरे में दाखिल हुआ तो ये चीज मैं आपको बेच दूंगा। अब कोई पता नहीं कि वो आदमी दाखिल कमरे में हो कि ना हो, बारिश हो कि ना हो, आपने सेल को एक ऐसे इवेंट के साथ कनेक्ट कर दिया कि जो अनसर्टेन है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये ऐसी सिचुएशन को भी अनसर्टेनिटी की वजह से इर्रेगुलर कहा जाता है। Two sales in one transaction, such as selling one article at two different prices, one for cash and other for credit, or selling two different articles at one price, one for immediate remittance and other for deferred payment। मिसाल के तौर पर नकद खरीदोगे तो 10,000 की, उधार खरीदोगे तो 15,000 की। अगर बात सिर्फ इतनी है और बायर कह देता है ठीक है मैंने खरीदा, अब कोई पता नहीं बायर ने क्रेडिट पे खरीदा कि कैश पे प्राइस पे खरीदा, अनसर्टेनिटी है, झगड़ा हो जाएगा, इस वजह से ये इर्रेगुलर है। लेकिन अगर वहीं पर बायर कह देता है कि मैंने कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, अब अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, अब पता चल गया कि कीमत तय हो गई, गरर खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। इस वजह से नकद खरीदो इतने की, उधार खरीदो इतने की, इसको हम जनरली इसको हम हराम या नाजायज नहीं कह सकते। जब अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट सेशन के अंदर बायर प्राइस फिक्स कर देता है कि उसने किस प्राइस पे खरीदा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में, हमारी मार्केट्स में ये प्रैक्टिस चल रही है। ये नकद खरीदोगे तो सस्ता है, उधार खरीदोगे तो थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर बायर ये कह देता है कि मैं नकद पे खरीद रहा हूँ या उधार पे खरीद रहा हूँ किस्तों पे, तो फिर वो किस्त वैलिड हो जाती है। ये जो मशहूर है आम आवाम के अंदर कि इस तरह की सेल हराम है, सूद है, ये लोगों की जहालत है, इसका इस तरह कोई ताल्लुक नहीं और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। Sale of what is not expected to revive, such as the sale of sick animal। बीमार जानवर को बेचना ये कहकर कि ये ठीक हो जाएगा, कोई पता नहीं कि वो ठीक भी होगा कि नहीं होगा। इसी तरह बै उल हसात, ये एच है और अरबी में हसात, हा स्वाद अलिफ और दो नुक्ते वाली ते, इसको कहते हैं सेल बाय पेबल्स। लोगों के हाथों में कंकरियां होती थी और आर्टिकल्स पड़े होते थे सामने और कहते थे मैं ये कंकरियां फेंकूंगा, जिस जिस चीज के ऊपर कंकरी गई तो वो चीज आपको खरीदनी पड़ेगी, मैं वो चीज खरीद लूंगा। अब कोई पता नहीं कि वो कंकरी किस किस चीज पर जाएगी, तो इसी वजह से ये सेल गरर है, अनसर्टेनिटी है, इसकी इजाजत नहीं है। बै मुनावजा, a sale performed by vendor throwing a cloth at the buyer and achieving the sale transaction without giving the buyer the opportunity for properly examining the object of sale। मुनावजा कहते हैं थ्रो सेल, थ्रोइंग, यानी कि सेलर क्या करता है, एक कपड़े का टुकड़ा या कोई भी चीज बायर की तरफ फेंक देता है और कहता है बस ये तुम्हारी हुई, मैंने तुमको बेच दी, पैसे दो। तो ये भी अनसर्टेनिटी है, इसमें जायज नहीं है। पता नहीं बायर को पसंद आए कि ना आए, उसमें बायर को ऑप्शन ही नहीं दिया जाता, बायर देखने के उसके पास टाइम भी नहीं बचता, तो ऐसी सेल को भी इस्लाम ने जायज करार नहीं दिया। अच्छा, इसी तरह बै अल मुलामसा,
बै मुलामसा में कहते हैं सेल बाय टचिंग, यानी ऐसी सेल कि जिसमें बायर किसी चीज को सिर्फ टच कर लेता है तो सेलर कहता है बस ये तुम्हारी हुई, पैसे दो। तो इसको भी इस्लाम ने नाजायज करार दिया कि सिर्फ आप टच करने से किसी को लाजिम नहीं करते कि वो सेल कर ले, इसलिए कि भाई क्या पता कि उसको वो चीज पसंद आए कि पसंद ना आए। तो ये सारी सेल की वो किस्में हैं जो अहनाफ के नजदीक इरेगुलर है, लेकिन मालकी, शाफी और हम्बलियों के नजदीक ये इनवैलिड है। और ये इनवैलिड और इरेगुलर अहनाफ और शवाफे के दरमियान बड़ा इख्तलाफ है कि जो आपको चैप्टर 7 में यानी कि इरेगुलर और इनवैलिड और उसको चैप्टर के अंदर डिस्कशन में आपको तफसील से ये मिलेगा।